नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के रक्षक बैच में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य जागरूकता को प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे और संविधान के अर्थ, परिभाषा, इन सब बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पहले ये बताइए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। अब यही जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो एक शब्द से बना है, लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। और लैटिन भाषा का वह शब्द कौन सा होगा? तो लैटिन भाषा का कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से ये बना है। और इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रलेख, या इसी को दस्तावेज कहा जाता है। प्रलेख या दस्तावेज कहा जाता है। अब अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो संविधान का मतलब क्या हो गया? संविधान का मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसको हम एक लेख या दस्तावेज कहते हैं। कैसा लेख या दस्तावेज? जो पूरे राज्य की व्यवस्था को संचालित करता हो, एक नियम में, एक कानून में बांधकर उसको रखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया जिसको राज्य कहते हैं। तो राज्य का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर हम कहें कि किसी भी राज्य के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब आप भारत को समझेंगे या उत्तर प्रदेश को समझेंगे, बिहार को समझेंगे, मध्य प्रदेश को समझेंगे, या फिर आप यहाँ पर भारत या अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों को आप समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि हम जब देशों का नाम लेते हैं तो उसके लिए हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। और यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग हम उसी के लिए करेंगे जिसके पास निम्नलिखित में से ये चार तत्व आवश्यक होते हैं। उसके पास क्या होना चाहिए? एक तो जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा भूभाग होना चाहिए, और तीसरा सरकार होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। तो हम राज्य उसको कहेंगे जिसके पास ये चार तत्व मौजूद होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। जैसे भारत के पास क्या है? जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, सरकार भी है और संप्रभुता है। अगर एक सवाल आपसे यहाँ पूछा जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व राज्य का कौन सा होता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? संप्रभुता। ये क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म हो गई। अगर आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जाए राज्य का सर्वोच्च तत्व कौन सा होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, तो आंसर आपको लगाना है संप्रभुता या सॉवरेंटी। हालांकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। सवाल तो आपको कहीं से भी और किसी भी स्तर का पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात को भी जानते और समझते रहें कि संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूरे शब्द किस भाषा से बना है, तो वो आंसर आप क्या लगाएंगे? लैटिन भाषा से बना है। या फिर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है, तो लेख या प्रलेख या दस्तावेज होता है। यहाँ तक की बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी भी राज्य के लिए हम संविधान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किसी भी राज्य के लिए, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब देश है, तो किसी भी देश के लिए संविधान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। या यूँ कह लें कि संविधान ही उस देश का मूल कानून होता है, क्योंकि यहीं से बाकी के जितने भी कानून होते हैं
उन सभी का सृजन या निर्माण या विकास यहीं से होता है। तो इसका मतलब हो गया, एक सवाल अब आपसे मैं और पूछूंगा कि भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून क्या है। तो अगर पूछा जाए कि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सबसे बड़ा कानून अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या लगाएंगे। मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ, इस विकल्प में से आपको आंसर लगाना है। यहाँ पर है संविधान, यहाँ पर है आईपीसी, यहाँ पर है सीआरपीसी और यहाँ पर है पुलिस अधिनियम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें से अगर आपको सवाल पूछा जाए देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो बिना आपको सोचे समझे सही जवाब आपको संविधान लगाना है। इस विकल्प के अनुसार डी वाला आंसर आपका सही होगा। तो सबसे बड़ा कानून कौन सा होता है, संविधान होता है। क्यों होता है, क्योंकि संविधान की मंशा और संविधान की इच्छा के अनुरूप हुई जितने भी कानून बने हैं, चाहे आप आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं, या एक चीज़ आप यहीं पर और जान लीजिए कि इसी को कहा जाता है हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1861 कहा जाता है, या फिर इसी को जो आप सुनते हैं ताजीरात हिंद, तो इसको लिखा जाता है ताज ए रात हिंद। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, आईपीसी या ताज ए रात हिंद। इसके बाद अगर आप बात करते हैं प्रक्रिया संहिता की, तो सीआरपीसी की हम लोग बात कर लेते हैं, या फिर हम साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, या फिर हम पुलिस एक्ट की बात करते हैं। यानी कहने का मेरे मतलब है कि जितने भी मेजर और माइनर एक्ट हैं उन सभी का विकास या निर्माण कहाँ से होगा, तो वो संविधान के ज़रिए ही होता है। तो संविधान को हम देश का सबसे मूल या सबसे बड़ा कानून मानते हैं, क्योंकि देश के अन्य सभी कानूनों का सृजन कहाँ से होता है, तो वो होता है संविधान से। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है, या फिर यूँ कह लें कि संविधान के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा कि संविधान को हम लोग लिखित या अलिखित संविधान भी कहते हैं, और उसके बाद हम लोग कठोर और लचीला संविधान कहते हैं, या फिर हम एकात्मक और संघात्मक संविधान भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको अगर एक चार्ट आप बना लें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो मैं आपको कवर करवाऊंगा कि आपको उसे कैसे तैयार करना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संविधान के प्रकारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान को पहले हम लोग कुछ आधारों पर बांटते हैं। पहले हम लोग बांटते हैं ए पार्ट में, इसको हम लोग कहेंगे निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर। दूसरा हम लोग बांटेंगे बी पार्ट में, शक्तियों के विभाजन के आधार पर। और फिर उसके बाद तीसरा हम लोग बांटेंगे सी पार्ट में, इसको हम लोग कहेंगे विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब इन आधारों पर हम कुल संविधान को दो दो प्रकारों में फिर से डिवाइड करेंगे। तो निर्माण के आधार की अगर हम लोग बात करते हैं
तो संविधान को निर्माण के आधार पर हम लोग दो रूपों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लिखित संविधान, एक को क्या कहेंगे, लिखित संविधान, और दूसरी को हम लोग कहेंगे अलिखित संविधान। हम लोग पहले प्रकारों को चार्ट बना लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके इसकी डेफिनेशन देखेंगे। शक्तियों के विभाजन के आधार पर अगर हम लोग देखें, ये मुख्य रूप से शासन का प्रकार होता है, लेकिन आप संविधान के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। इसमें एक प्रकार हो जाएगा आपका एकात्मक संविधान, एक हो जाएगा एकात्मक संविधान, और दूसरा हो जाएगा संघात्मक संविधान। एक हो गया एकात्मक और दूसरा हो गया संघात्मक संविधान। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रकार होगा वो विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर, इसके बीच संबंधों के आधार पर, ये भी दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं संसदीय शासन, ये भी क्या होता है, संविधान का प्रकार न हो के बल्कि शासन का प्रकार होगा, तो संसदीय शासन। और दूसरे को हम लोग कह देंगे अध्यक्षीय शासन। वास्तव में ये संविधान के प्रकार न हो के बल्कि शासन के प्रकार होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर लिखित संविधान किसको कहा जाता है। तो लिखित संविधान हम उसको कहते हैं जिसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, लिखित होता है, और इसका निर्माण किसी संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ये लिखित संविधान है। इसके बाद जो अलिखित संविधान होता है, इसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, अलिखित होता है, अनरिटन होता है, और इसके निर्माण के लिए किसी भी संस्था की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम प्रथाओं पर या फिर प्रचलित जो भी हमारे नियम कानून होते हैं उसके आधार पर अगर हम किसी नियम या कानून की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये अलिखित है, अनरिटन है। सिर्फ और सिर्फ जब प्रथाओं के आधार पर हम किसी नियम कानून का निर्माण करके संविधान का उसको दर्जा देते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि उसको हम लोग अलिखित संविधान कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा संविधान है जिसके लिए बाकायदा संविधान सभा जैसी कोई एक संस्था बनाई गई है और वो संस्था वो संविधान बनाए, तब ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे, लिखित संविधान कहेंगे। अब यहाँ पर सवाल होता है कि विश्व का पहला, अब यहीं पर आपको फैक्ट ध्यान देना है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो वो है USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। उसके बाद अलिखित संविधान सबसे पहले कहाँ का है, तो वो है ब्रिटेन का। यहाँ पर आपको फैक्ट यही रटना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, तभी आपको चीज़ें ये ज़्यादा दिन तक याद रह पाएंगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भारत में क्या व्यवस्था है, तो भारत में अनरिटन भी है, रिटन भी है, यानी दोनों का क्या है, मिश्रण है। इसके बाद अब हम लोग बात करें एकात्मक और संघात्मक की, तो एकात्मक और संघात्मक में डिफरेंस क्या होता है, मुख्य रूप से शक्तियों का। अगर शक्तियाँ एक में निहित हो तो ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब एक में निहित होने का मतलब केंद्र में निहित हो, और अगर संघात्मक होगा तो वहाँ पर क्या होगा, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, और शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा होगा, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में। तो संघात्मक उसको कहेंगे जहाँ पर शक्तियों का विभाजन होगा।
और ये शक्तियों का विभाजन किसके बीच में होगा, ध्यान रखिएगा, तो किसके बीच में होगा, राज्य और केंद्र के मध्य। और एक सवाल बन सकता है, कौन करता है ये विभाजन? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संविधान करता है। और अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए किस अनुसूची में और कहाँ पर किया गया है, तो वो विभाजन कहाँ है, 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियाँ एक में अर्थात केंद्र में निहित हों। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, राज्य और केंद्र के बीच में होना चाहिए और संविधान के द्वारा किया जाना चाहिए। और अगर ऐसी व्यवस्था हम देखें कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, 7वीं अनुसूची में। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो डिवाइडेशन है, जो बेस है उसके बांटने का, वो होता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध कैसा पाया जाता है। जब विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें, यानी कि जो हमारी विधायिका है उसी में से हमारी कार्यपालिका भी बनने लगे, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखते हैं कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें कोई भी सदस्य एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। और यहाँ पर जो सर्वोच्चता होती है वो राष्ट्रपति की होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। जबकि हमारे यहाँ शासन की व्यवस्था भी 2 प्रकार की हो जाती है, एक वास्तविक होती है, एक नाम मात्र की होती है। नाम मात्र की सत्ता किसमें निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में होती है। और वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है, तो वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में। एक सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का अध्यक्ष कौन होता है। संविधान का अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि संविधान का अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर आप लगाएंगे राष्ट्रपति। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि शासन का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप लगाएंगे प्रधानमंत्री। ये बात क्लियर है। संविधान का अध्यक्ष कौन होगा, तो राष्ट्रपति लगाएंगे। और शासन का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री बताएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो वो संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में कौन सी है, तो वो संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ तक कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसके बाद अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पाई जाती है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। तो इस तरह से कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ सीखा कि संविधान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और संविधान के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं। यहाँ तक की बातें आपको कन्फर्म हो गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी। हम लोगों ने यहाँ पर एक बात किया है संविधान सभा की। तो अगले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे संविधान सभा को, और उसके साथ में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। मुझे लगता है कि आप पहले एक बार संविधान की विशेषता पढ़ लीजिए, उसके बाद जब संविधान सभा को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। एकदम आप फील ऐसे करिए कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में आपके सामने होता था, ठीक उसी तरीके से। बस फ़र्क इतना है कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन आपके सारे दुविधा, सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा, चाहे वो फ़ोन कॉल्स पे या फिर आपको वीडियो बना करके मुझे करना पड़े, लेकिन वो चीज़ मैं आपके लिए करूंगा। तो बस आपको इसी तरीके से जैसे आप मेरे सामने
क्लास में चार्ट बनाते थे, उसका नोट्स बनाते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ वीडियो लेक्चर में भी आपको करनी है। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बीच बीच में लिखवाता भी रहूँगा ताकि आप उस चीज़ को फील भी करते रहें और साथ में आपका नोट्स भी बनता रहे। यहाँ पर अभी लिखवाने जैसा कुछ नहीं है, ये चार्ट आप तैयार रखिए। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, वहाँ अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी किसी विशेषता या फैक्ट को लिखवाने की, तो उसको भी हम आपके साथ करते रहेंगे। अच्छे से तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस कार्यक्रम को, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके जो वास्तव में इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन आज के इस व्यावसायिकता के दौर में उन तक ऐसी प्रोग्राम या ऐसे कार्यक्रम नहीं पहुंच पाते हैं जो उनके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।